पिछले क्लास में हम लोग वेपर डेंसिटी पर आधारित कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स देखे थे। अब हम लोग पांचवा मेथड में आए, मेथड बेस्ड ऑन मिस्चेरलिक्स लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। आइसोस का मतलब था इक्वल और मॉर्फस का मतलब स्ट्रक्चर। दो या दो से अधिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिसका क्रिस्टल ज्योमेट्री सेम हो उसको क्या कहेंगे? आइसोमॉर्फस या आइसोमॉर्फिक्स। और इस फिनोमेनन को हम लोग कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म। दो या दो से अधिक क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसका क्रिस्टल ज्योमेट्री एक जैसा होगा उसको हम लोग आइसोमॉर्फस या आइसोमॉर्फिक्स कहेंगे, और इस प्रॉपर्टी को कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म। अब मिस्चेरलिक्स लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्या कहता है? कि अगर दो या दो से अधिक क्रिस्टलाइन सॉलिड आइसोमॉर्फस है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का वैलेंसी इक्वल होगा। मिस्चेरलिक्स लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म states that if two or more क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दो या दो से अधिक क्रिस्टलाइन सॉलिड आर आइसोमॉर्फस, अगर सिमिलर क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री का होगा, दे हैव इक्वल valency of corresponding elements या components, and hence have similar molecular formula। क्या कहा जा रहा है? अगर दो या दो से अधिक क्रिस्टलाइन सॉलिड आइसोमॉर्फस है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का वैलेंसी इक्वल होगा, और जो सॉलिड्स होगा, जो कंपाउंड्स होगा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला किस पर डिपेंड करता है? वैलेंसी पर। अब इस आधार पर हम लोग एटॉमिक मास कैसे निकाल सकते हैं? यहां से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है? सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला या इक्वल वैलेंसी। अब इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाइए। अगर किसी सवाल में वैलेंसी नोन हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? नोइंग वैलेंसी of an element and its equivalent mass
अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है और उसका वैलेंसी मालूम है, वी कैन कैलकुलेट atomic mass from atomic mass is equal to equivalent mass into वैलेंसी। हम लोग क्या कर रहे हैं कि वैलेंसी मालूम है, इक्विवेलेंट मास भी मालूम है, एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन, अगर हमको इक्विवेलेंट मास और एटॉमिक और वैलेंसी नहीं मालूम है, तब कैसे निकालेंगे एटॉमिक मास? अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर होगा। अब क्या कर सकते हैं, नोइंग मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एलिमेंट कंपाउंड, नोइंग मोलिकुलर फार्मूला अगर कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला नोन है, वी कैन डिटरमिन, हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इफ percentage composition of the element, percentage composition of the element, अगर दिए गए एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन इन कंपाउंड इज नोन, दिए गए कंपाउंड में अगर परसेंटेज कंपोजिशन नोन है तो भी हम लोग एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। पहला क्या हुआ कि अगर वैलेंसी मालूम है और इक्विवेलेंट मास मालूम है, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी बराबर एटॉमिक मास। दूसरा कह रहे हैं कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का नोन है और उस एलिमेंट का परसेंटेज प्रेजेंस, परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है, तो यहाँ से भी हम लोग एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। आइए इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग पढ़ के रखिए। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा जा रहा है, पोटासियम सेलिनेट इज आइसोमॉर्फस विथ पोटासियम सल्फेट। पोटेशियम सेलिनेट इज आइसोमॉर्फस with potassium sulfate, और पोटासियम सल्फेट आपको वेल नोन कंपाउंड है, तो पोटासियम सल्फेट इज K2SO4। इसका मतलब सिमिलर मोलिकुलर फार्मूला होने से पोटासियम सेलिनेट
इज K2SeO4। सवाल में दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ सेलेनियम 35.71%। मान लें हम लोग एटॉमिक मास ऑफ सेलेनियम X, तो मोलिकुलर मास ऑफ पोटेशियम सेलेनेट 39 इंटू 2 प्लस X प्लस 16 इंटू 4 142 प्लस X। अब किसी का भी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसका मास, उसका वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इंटू 100। तो परसेंटेज ऑफ सेलेनियम क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम बराबर हो जाएगा मास ऑफ सेलेनियम बाय मोलिकुलर मास ऑफ पोटेशियम सेलेनेट इंटू 100। दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ सेलेनियम 35.71। अब इस दोनों रिलेशन से हम लोग अब परसेंटेज ऑफ सेलेनियम 35.71 मास ऑफ सेलेनियम X बाय मोलिकुलर मास ऑफ सेलेनियम पोटेशियम सेलेनेट इंटू 100 सॉल्व कर लीजिए, X का मान निकाल लीजिए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इज 13.16। इट फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। जब एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है तो एलिमेंट क्या होगा, नॉन मेटल, जो पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके एक सॉल्ट बनाता है जो कि आइसोमॉर्फस है पोटेशियम सल्फेट के साथ। तो आप निकालिए एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालिए। चलिए इसको देखें हम लोग। इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, मान लें हम लोग कि एलिमेंट कोई अननोन एलिमेंट है X, क्वेश्चन नंबर 32। मान लें कि एलिमेंट का सिंबल कैपिटल X है, ऑक्साइड ऑफ X इज एसिडिक। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, इसलिए X बराबर ए नॉन मेटल। ऑक्साइड ऑफ X रिएक्शन करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, ये सवाल में दिया हुआ है। ये एसिडिक, ये बेस सॉल्ट बनाता है। ये सॉल्ट आइसोमॉर्फस है किससे, आइसोमॉर्फस विथ
पोटासियम सल्फेट K2SO4। इसलिए मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट क्या हो जाएगा? K2XO4। फिर क्या कहता है? इक्विवेलेंट मास ऑफ X is given 13.16। अब इसका उपयोग करें। आइसोमॉर्फस है तो वैलेंसी सेम होगा। वैलेंसी ऑफ सल्फर इन K2SO4 बराबर होगा वैलेंसी ऑफ सल्फर इन K2XO4। अब K2SO4 में सल्फर का वैलेंसी निकालो, +1 × 2 + x + -2 × 4 बराबर 0। x -8 और 2 6 बराबर 0, x बराबर 6, ये 6 आ गया। इक्विवेलेंट मास ऑफ x इज इक्वल टू 13.16। इसलिए एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी 78.96। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है? A metal M forms a sulfate which is isomorphous with MgSO4 7H2O. It is found that इतना ग्राम मेटल इतना ग्राम सिल्वर को डिस्प्लेस करता है। एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर दिया हुआ है, कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ M। आइए हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 33। A metal M forms sulfate which is isomorphous with the sulfate of metal is isomorphous with MgSO4 7H2O। इसका मतलब क्या हुआ? वैलेंसी ऑफ मेटल किसके बराबर होगा? वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम। मेटल को मेटल से कंपेयर करो 2। फिर क्या कहता है? 0.3168 ग्राम ऑफ मेटल डिस्प्लेस्ड 1.046 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल बराबर होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। इसलिए मास ऑफ मेटल तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल बराबर होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। तो मास ऑफ मेटल 0.3168 ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। मास ऑफ सिल्वर 1.046 ग्राम डिवाइडेड बाय 107.9 ग्राम। यहाँ से क्या निकालेंगे?
इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। अब मेटल का वैलेंसी किसके बराबर होगा? मैग्नीशियम के बराबर। तो एटॉमिक मास बराबर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इनटू वैलेंसी। कैलकुलेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34। The sulfate of metal contains 20.9% of metal, is isomorphous with ZnSO4 7s2O. What is probable atomic mass of the metal? क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। sulfate of metal is isomorphous है किसके साथ? विथ ZnSO4 7s2O। इसका मतलब वैलेंसी ऑफ मेटल बराबर होगा वैलेंसी ऑफ जिंक। और जिंक का वैलेंसी यहाँ निकालें, सल्फेट पर -2 तो इस पर +2 तो 2। वैलेंसी निकल गया। नेट मास ऑफ मेटल सल्फेट इक्वल टू 100 ग्राम। तो मास ऑफ मेटल 20.9 ग्राम। तो मास ऑफ सल्फेट 79.1 ग्राम। तो मास ऑफ मेटल 20.9 ग्राम बाई ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल मास ऑफ सल्फेट इन ग्राम बाई ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट आयन। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। वैलेंसी निकल चुका है 2। एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इनटू वैलेंसी। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल यहाँ से निकाल चुके हैं, वैलेंसी 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या निकलेगा? एटॉमिक मास ऑफ मेटल। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? पोटासियम पर मैंगनेट इज आइसोमॉर्फस। पोटासियम पर मैंगनेट आइसोमॉर्फस है पोटासियम पर क्लोरेट के साथ और इतना % मैग्नीज रखता है। व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ मैंगनीज व्हेन फॉर्मूला पोटासियम क्लोरेट इज KClO4। चलिए हम लोग उसको एक्सप्लेन करें। पोटासियम पर क्लोरेट और पोटासियम पर मैंगनेट। पोटासियम पर क्लोरेट का फार्मूला दिया हुआ है। मोलेकुलर फार्मूला ऑफ पोटेशियम पर क्लोरेट।
पोटेशियम पर क्लोरेट दिया हुआ है KClO4। फिर क्या दिया हुआ है? पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट इज आइसोमॉर्फस विथ पोटेशियम पर क्लोरेट। इसका मतलब मोलेकुलर फार्मूला ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट इज KMnO4। पोटेशियम पर मैंगनेट का फार्मूला KCl4 के डिजाइन का होगा। अब कहता है कि पोटेशियम पर मैंगनेट में 34.81% मैंगनीज है। तो एटॉमिक मास ऑफ मैंगनीज निकालिए। तो मोलिकुलर फार्मूला मालूम हो गया KMnO4 और परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। मान लें हम लोग कि एटॉमिक मास ऑफ Mn बराबर x, मान लें एटॉमिक मास ऑफ Mn बराबर x, तो मोलेकुलर मास ऑफ KMnO4 बराबर कितना हो जाएगा? 39 प्लस x प्लस 16 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा? 103 प्लस x। इसलिए परसेंटेज ऑफ Mn कितना हो जाएगा? मास ऑफ Mn बाय मोलेकुलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। लेकिन गिवन परसेंटेज ऑफ Mn कितना है? 34.81। इसलिए 34.81 इज इक्वल टू x बाई 103 प्लस x इंटू 100। यहाँ से सॉल्व करके हम लोग x का मान निकाल लेंगे। फिर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 36, द क्लोराइड्स ऑफ द एलिमेंट्स x and y आर आइसोमॉर्फस and the oxide of X contains 30.6% of oxygen. The vapor density of chloride of Y, whose atomic mass is 108.37, is 130.35. Calculate the atomic mass of X. तो यहाँ क्या करना होगा? हम लोगों को वैलेंसी निकालना होगा। The chloride of element X and Y are isomorphous. क्वेश्चन नंबर 36 में क्लोराइड्स ऑफ X and Y are isomorphous। इसका मतलब क्या हुआ? वैलेंसी ऑफ x बराबर होगा वैलेंसी ऑफ y, वैलेंसी ऑफ x वैलेंसी ऑफ y के बराबर होगा। क्या कहता है? द वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड ऑफ y
whose atomic mass is 118.7, एटॉमिक मास दिया हुआ है। लेट वैलेंसी ऑफ Y इज इक्वल टू N, तो क्लोराइड ऑफ Y, YClN, एटॉमिक मास of Y 118.7, molecular mass of YClN, वेपर डेंसिटी का डबल 260.70, मोलेकुलर मास ऑफ YClN बराबर हो जाएगा 118.7 प्लस 35.5 N, इसलिए 118.70 प्लस 35.5 N इज इक्वल टू 260.70, इसलिए 35.5 N बराबर हो जाएगा 142.00, N बराबर हो जाएगा 142/35.5 बराबर 4। अब इस तरह से हम लोग वैलेंसी ऑफ Y निकाल लिए। अब वैलेंसी ऑफ X वैलेंसी ऑफ Y के बराबर होगा, इसको नोट कीजिए। तो वैलेंसी ऑफ X वैलेंसी ऑफ Y के बराबर होगा, और वैलेंसी ऑफ Y कितना निकला? 4। अब हम लोग को इक्विवेलेंट मास ऑफ X निकालिए। मान लें मास ऑफ ऑक्साइड ऑफ X इज इक्वल टू 100 ग्राम, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 30.6 ग्राम, तो मास ऑफ X कितना हो जाएगा? 69.4 ग्राम, तो मास ऑफ X 69.4 ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ X, मास ऑफ ऑक्सीजन बाय इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से इक्विवेलेंट मास ऑफ X निकाल लीजिए। तो एटॉमिक मास ऑफ X बराबर क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ X इंटू वैलेंसी। वैलेंसी हम लोग पहले निकाल चुके हैं कि X और Y का कितना होगा? 4। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? व्हाइट विट्रियोल इज isomorphous with MgSO4 7s2O. White vitriol contains 20.95% of zinc and 49.3% of water of crystallization. Find the atomic mass of zinc. यहाँ पहला स्टेटमेंट से क्या मिला इंफॉर्मेशन कि व्हाइट विट्रियोल आइसोमॉर्फस है MgSO4 7s2O से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि व्हाइट विट्रियोल इज isomorphous with MgSO4 7s2O, हेप्टाहाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। फिर इंफॉर्मेशन क्या मिला
व्हाइट विट्रियोल हैज जिंक, ठीक है, इसलिए वैलेंसी ऑफ जिंक बराबर होगा वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि दोनों आइसोमॉर्फस है और मैग्नीशियम का वैलेंसी यहाँ कितना होगा 2, तो जिंक का वैलेंसी भी 2 हो गया। अब इसमें इतना परसेंट जिंक है, इतना परसेंट वाटर है, मान लें कि व्हाइट विट्रियोल का मास 100 ग्राम है। अब 100 ग्राम में से सल्फेट कितना है, क्योंकि ये आइसोमॉर्फस है किससे, MgSO4 7H2O से, let mass of white vitriol 100 ग्राम, तो मास ऑफ जिंक इसमें कितना हो गया 22.95 ग्राम, तो मास ऑफ वाटर कितना हो गया इसमें 43.90 ग्राम, तो मास ऑफ Zn&H2O कितना होगा 5, 9, 9, 18, 3, 2, 5, 1, 6, 4, 2, 6, इतना ग्राम। तो मास ऑफ सल्फेट कितना हो जाएगा 33.15 ग्राम। तो मास ऑफ जिंक ग्राम में बाई ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक मास ऑफ सल्फेट बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम ग्राम कैंसिल कर दीजिए। अब क्या इंफॉर्मेशन रह गया आपके पास, मास ऑफ जिंक 22.95, इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक आप निकालिए, मास ऑफ सल्फेट 33.15 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया 48, तो यहाँ से इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक निकल गया। तो एटॉमिक मास बराबर इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। अब यहाँ से इक्विवेलेंट मास मालूम हो चुका है, पहले ही आपको बताया जा चुका है कि आइसोमॉर्फस है किसके साथ, MgSO4 7H2O के साथ, इसलिए इसका वैलेंसी किसके बराबर होगा, मैग्नीशियम के वैलेंसी के बराबर, जो कि 2 के बराबर है। इस तरह से हम लोग एटॉमिक मास के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिए। अब हम लोग नए टॉपिक में जाएंगे, कंसंट्रेशन यूनिट्स, जिसका PDF आप लोग ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं, आप उसको नोट कर लें और कंसंट्रेशन यूनिट्स के सवाल को बनाने से पहले थ्योरी को नोट करके उसको आप रिवाइज करें। तो हम लोग अगले क्लास से शुरू करेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए किन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप स्कूल से पढ़े होंगे नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, तो उसी को हम लोग और एक्सपेंड करेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स को, कि नॉर्मेलिटी का क्या मतलब है, मोलैरिटी का क्या मतलब है, मोलैरिटी का क्या मतलब है, मोल फ्रैक्शन किसको कहेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन क्या है,
और इन सबों को हम लोग डिस्कस करने के बाद इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक आप कंसंट्रेशन के पीडीएफ को नोट करके उसको रिवाइज करें।